हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के स्वराज के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह कवर करेंगे। सारी बातें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, बस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे हम स्वराज को डायरेक्ट समझने से पहले हम थोड़ा सा सामान्य परिचय को देख लेते हैं, थोड़ा सा गांधी जी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली आप सभी लोग इनके विचारों से या इनसे परिचित हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, गांधी जी का पूरा नाम अगर बात की जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी था, और भारत में इन्हें राष्ट्रपिता बापू के नाम से भी जाना जाता है। ना केवल ये भारत के एक आधुनिक दार्शनिक थे, आधुनिक भारतीय दार्शनिक थे, बल्कि भारत के एक जननायक भी थे ये, भारत के समाज सुधारक भी थे, भारत के दार्शनिक, नैतिक दार्शनिक भी थे। सिंपल सी बात है, जो गांधी जी थे उनका व्यक्तित्व काफ़ी बड़ा था। वो भारत के एक महान लीडर थे। इसके अलावा उन्होंने समाज में सुधार की भी बात की। उन्होंने अस्पृश्यता जैसे जो बेकार जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, उसका भी विरोध किया। नैतिक दार्शनिक थे, इन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सत्य का पाठ पढ़ाया। ठीक है। अब इनकी अगर हम शिक्षा की बात करें तो इंग्लैंड में जाकर इन्होंने कानून की शिक्षा यानी कि एडवोकेट की शिक्षा ली थी, और 1991 में अपना व्यावसायिक जीवन इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि उन्होंने इंग्लैंड से कानून की शिक्षा प्राप्त की और अपना व्यावसायिक जीवन 1891 में बैरिस्टर के रूप में, बैरिस्टर मतलब एक एडवोकेट, एक वकील के रूप में इन्होंने शुरू किया। अब 1891 में इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी, बैरिस्टर के रूप में शुरू किया अपना जीवन इन्होंने। अब इसी के चलते, क्योंकि अब ये एक वकील बन चुके थे, अब ये मुकदमा लड़ सकते थे, और इसी के चलते 2 वर्ष पश्चात यानी कि 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। साउथ अफ्रीका वो चले गए एक मुकदमा लड़ने के लिए, किसी व्यापारी का मुकदमा था। वहाँ उन्होंने देखा, जो साउथ अफ्रीका था, जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर देखते हैं गांधी जी कि अंग्रेज़ों के शासन में भारतीयों को अत्यंत कष्ट और अपमान का जीवन बिताना पड़ रहा है। देखिए, बहुत सारे भारतीय लोगों को, जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो बहुत सारे भारतीय लोगों को मजदूर बनाकर या अलग-अलग तरीकों से दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया था, और इसी के चलते बहुत सारे भारतीय वहीं पर लंबे समय से रह रहे थे। अब गांधी जी ने वहाँ पर जाकर देखा कि अरे, ये जो भारतीय लोग अंग्रेजी शासन के अंतर्गत रह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पर तो इनको बहुत ज़्यादा अपमान और कष्ट झेलना पड़ रहा है। और मजबूरी ये है कि ये जो भारतीय लोग हैं, ये अपना मतलब इनके पास कोई शक्ति भी नहीं, कोई पावर भी नहीं है कि ये इसका विरोध कर सकें, प्रतिकार कर सकें। ठीक है, और इसी के चलते गांधी जी ने वहीं सत्याग्रह की शक्ति आजमाने का प्रयास किया या इसकी शुरुआत की। यहाँ पे बस मैं सामान्य बातें बता रहा हूँ। तो गांधी जी देखते हैं, जब वो मुकदमे के लिए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, तो वो देखते हैं कि भारतीय लोगों के साथ बहुत अपमान या बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है भारतीय लोगों का, जिसके चलते गांधी जी लोगों को शोषण से बचाने के लिए सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। अब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। ठीक है, वापस आते हैं 1915 में, और 1915 के बाद से फिर ये भारतीय राजनीति पर छा जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, 1915 से देखो 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे, लेकिन फिर भी बीच-बीच में गांधी जी भारत का दौरा भी कर रहे थे, मतलब भारत आ जा रहे थे। ठीक है, और इसी बीच जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, बहुत सारे जो भारतीय नेता थे, उनसे इनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी, और ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे भारतीय नेताओं के बीच में। क्यों? क्योंकि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह चलाया था। तो यहाँ तक हमने सामान्य बातें की। अब इसी की 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। फिर 1920 के बाद फिर हम देखते हैं कि 1930 के आसपास दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा निकाला जाता है, जिसे हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि गांधी जी नमक कानून को तोड़ते हैं, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा किया जाता है। और फिर तो यहाँ तक हमने सामान्य परिचय की बात कर ली। हमने यहाँ तक गांधी जी के जीवन को हल्का सा समझ लिया, उनके कार्यों को हल्का हल्का देख लिया। अब डायरेक्टली हम बात करते हैं स्वराज की। स्वराज का क्या अर्थ है, इसको अब हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वराज का मतलब आप स्वतंत्रता से ले सकते हैं, लेकिन गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में इसका व्यापक अर्थ है, इसीलिए हम इसको अलग से समझते हैं। क्या अर्थ है, इसको काफ़ी अच्छे से हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। गांधी जी के स्वराज्य का अभिप्राय ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के साथ ऐसे प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना करना है जिसके अंतर्गत सभी वर्गों और समुदायों को समान व उचित अवसर के साथ शक्ति प्राप्त हो सके।
देखिए दोस्तों यहाँ पर स्वराज्य का मतलब स्वतंत्रता है, लेकिन साथ में ही एक ऐसा लोकतंत्र, एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें क्या हो, सभी वर्ग, सभी समुदायों के बीच समानता हो। समानता का मतलब किसी समाज में किसी को ऊंचा या नीचा स्थान प्राप्त ना हो, आर्थिक स्थिति में भी समानता हो। उनके अनुसार स्वराज्य का अर्थ आत्म शासन था। गांधी जी ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की वैधता पर प्रश्न उठाते हुए आत्मशासन पर बल दिया, और जो कि व्यक्तियों एवं समुदायों पर आधारित होगा। अब गांधी जी के स्वराज का एक मतलब ये था आत्म अनुशासन, मतलब जो व्यक्ति होंगे वो अपने आप को आत्म अनुशासन में रखेंगे, अपने आप को खुद वो डिसिप्लिन में रखेंगे। जैसे कि मान लो कानून बनाकर, एक सख्त कानून बनाकर लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो सरकार की बात माने या किसी रूल्स को फॉलो करें। लेकिन गांधी जी का स्वराज का मतलब था कि स्वराज मिलने पर व्यक्ति खुद को अनुशासन में रखेगा, आत्म अनुशासन में रखेगा, यही स्वराज का अर्थ है। ठीक है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखेगा। डिसिप्लिन का मतलब अपने अंदर नैतिक भावना के तहत जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं या जो सही कानून है उनका पालन करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, अभी हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगर नोट्स हार्ड भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। गांधी जी ने स्वराज के अर्थ का विस्तार करते हुए यह तर्क दिया कि स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं है, इसमें सांस्कृतिक और नैतिक स्वाधीनता का विचार भी निहित है। यदि कोई समाज राजनीतिक दृष्टि से तो स्वाधीन हो, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से पराधीन हो, अर्थात उसे अपनी गतिविधियों के निर्देशन के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़े, तो वह स्वाधीन होते हुए भी स्वराज विहीन होगा। अब देखिए दोस्तों, गांधी जी स्वराज के अर्थ को और ज़्यादा विस्तृत करते हैं और ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। गांधी जी का मानना है कि स्वराज का अर्थ जो है वो इतना नहीं है कि बस आप राजनीतिक रूप से विदेशी शासन को आपने उखाड़ फेंका और आपको स्वराज मिल गया। देखो, जो विदेशी शासन था उसका, जो जैसे कि अंग्रेज जो विदेशी थे भारत के लिए, ठीक है, अब अंग्रेजों का शासन भारत पर स्थापित था जिसे हम विदेशी शासन कहते थे। अब विदेशी शासन को हमने मान लो हटा दिया तो क्या हमें स्वतंत्रता मिल गई? ये स्वराज का अर्थ नहीं है। ठीक है, स्वराज कहता है कि राजनीतिक रूप से आपको स्वतंत्रता मिल जाए या विदेशी शासन खत्म हो जाए, यही स्वराज का अर्थ नहीं है। स्वराज का अर्थ इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। कैसे बड़ा है? इसका मतलब है स्वराज का कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिलनी ही चाहिए कि आपका देश स्वतंत्र हो, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही सांस्कृतिक और नैतिक स्वाधीनता भी होनी चाहिए। सांस्कृतिक स्वाधीनता का मतलब है कि जैसे कि मान लो आज भारत आज़ाद हो गया है, भारत आज़ाद हो गया है, दूसरे जो विश्व के अफ्रीकाई या जो एशियाई देश हैं वो आज़ाद हो चुके हैं यूरोपीय कंट्रीज़ से, ठीक है, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि जो यूरोपीय विचार है वो काफ़ी तेज़ी से कई सारे देशों में फैल रहा है। अब भारत तो एक बड़ा देश हो जाता है, भारतीय संस्कृति काफ़ी मजबूत है और हमने लंबे समय से प्रयास किया कि भारतीय संस्कृति बनी भी रहे, इसलिए काफ़ी मजबूत है और भारतीय संस्कृति के विचार भी हम देखते हैं दुनिया में थोड़ा-थोड़ा फैल रहा है। लेकिन कई सारे छोटे-छोटे देश हैं जिसके बारे में हम जिसकी संस्कृति बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर है। आप खुद सोचिए भाई, अफ्रीका की कौन-सी डिश फ़ेमस है, आप बता सकते हैं? अफ्रीका में कई सारे देश हैं, आप किसी किन्हीं 3 अफ्रीका में जितने भी देश हैं, आप किन्हीं 3 देशों के नाम बताइए जिनकी फ़ेवरेट डिश आपको याद हो कि हाँ, ये उस देश की फ़ेवरेट डिश है। जैसे कि मान लो भारत का नॉर्मली हो गया समोसा हो गया, ठीक है? हम लोग जानते हैं ना, उसी तरह आप दूसरी कंट्रीज़ के बताइए, आप अमेरिका का बता देंगे, आप यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ का बता देंगे, लेकिन अफ्रीका, एशिया या दूसरी जो अन्य कंट्री हैं, उनका बताने में आपको मुश्किल होगी। मुश्किल का मतलब ये है कि सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो जो वेस्टर्न कल्चर है वो काफ़ी फैल रहा है। जीन्स पहनने का, वेस्टर्न कपड़े पहनने का जो चलन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये क्या है? ये सांस्कृतिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो गांधी जी ने उसी समय बात करी थी इसकी कि स्वराज का अर्थ ये है कि सांस्कृतिक रूप से हम गुलाम ना हों किसी दूसरे देश के। ठीक है, स्वराज का अर्थ ये भी है। गांधी जी के अनुसार स्वराज का पौधा उस देश में पनपता है जिसकी जड़ें अपनी परंपराओं से जुड़ी हों, परंतु वह इन परंपराओं की त्रुटियों, जो गलतियां, जो कमियां हैं, उनके प्रति भी सजग हो। दूसरी ओर दूसरों से अच्छी बातें सीखने को तैयार हो। जिस राष्ट्र की बुनियाद अपनी परंपराओं पर नहीं टिकी होगी वह हवा के हर झोंके के साथ हिल जाएगा। यहाँ पर बात को समझिए। गांधी जी का स्वराज का अर्थ ये भी है कि सांस्कृतिक रूप से भी आप अपनी परंपराओं को फॉलो करें।
जैसे कोई भी देश है तो ऐसा ना हो कि जैसे कि मान लो हमने भारत को स्वतंत्र कराया, तो भारत किसके ऊपर टिका है? भारतीय परंपराओं के ऊपर। लेकिन हम मान लो क्योंकि हम अंग्रेज़ों से प्रभावित होकर अंग्रेज़ी ही सारी की सारी अंग्रेज़ी नीतियों को ही फॉलो कर लें, अंग्रेज़ी कल्चर को ही फॉलो कर दें, तो ये स्वतंत्रता या ये स्वराज नहीं होगा। स्वराज का मानना है कि गांधी जी का मानना है कि स्वराज वहीं पर पनपता है, उसी देश में ये अच्छे से पनपता है या रहता है स्वराज, जो देश अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है? हाँ, ये बात अलग है कि आप अपनी परंपराओं से जुड़े रहो, लेकिन फिर भी अगर आपकी परंपराओं में कुछ गलतियाँ हैं तो हाँ, उसके प्रति जागरूक रहो और उसमें सुधार करो, ठीक है इतना, ये आपको करना है। ऐसा नहीं कि कोई पुरानी प्रथा है जैसे कि सती प्रथा, तो आप उसको फ़ॉलो करो, नहीं, जो गलत है वो गलत है, लेकिन फिर भी आपकी जो मूल परंपराएँ हैं आप उनको अपने अपने मतलब कल्चर में बनाए रखें। इसके अलावा आपकी परंपराएँ ऐसी भी होनी चाहिए कि जो दूसरों की अच्छी बातों से सीखने को तैयार हों। जैसे कि मान लो दूसरी भी संस्कृतियाँ हैं जिसमें कुछ अच्छी बात है तो आप उससे भी कुछ सीख लो। और गांधी जी कहते हैं कि राष्ट्र की बुनियाद अगर अपनी परंपराओं पर नहीं टिकी होगी तो वो हर झोंके के साथ हिल जाएगा या गिर जाएगा। मतलब यह है कि जो भी राष्ट्र है, जो भी देश है, उसे अपने देश की जो मूल परंपराएँ हैं, अपनी जो मूल संस्कृति है, उसी के ऊपर अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, जो बातें यूरोप के लिए अच्छी हैं, वो भारत के लिए अच्छी ना हों। जो संस्कृति यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो भारत के लिए या दूसरे देश के लिए अच्छी ना हो। किसी मान लो चाइना के लिए जो संस्कृति उसकी तरक्की का एक कारण है, वो भारत के लिए तरक्की ना हो। तो अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो परंपराएँ हैं, उनका होना किसी भी राष्ट्र के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात अलग है कि साथ में ही हाँ, जो दूसरी परंपराएँ हैं, दूसरी जो संस्कृति हैं, उनकी भी अच्छी बातों को ग्रहण किया जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी परंपराओं में भी सुधार होता रहे। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आगे कहते हैं कि स्वराज यह मांग करता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा अपना एक घर होना चाहिए जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, परंतु उस घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे जाएं ताकि उसमें सब ओर से उत्तम विचारों की ताज़ा हवा आती रहे, अन्यथा नहीं तो उसमें घुटन पैदा हो जाएगी और दुर्गंध आने लगेगी। तो वही चीज़ अभी जो मैंने आपको बताई वही बात है कि जो अपनी संस्कृति है वो होनी चाहिए, किसी भी देश की जो संस्कृति है वो उस देश में होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसके साथ ही अपनी संस्कृति को बनाए रखो, बट साथ में ही दूसरी संस्कृति के अच्छे विचारों को आने भी दिया जाए ताकि आपकी संस्कृति आगे बढ़ती रहे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दूसरे सेंस में आपको दूसरे शब्दों में थोड़ा मुहावरे की तरह आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। आगे बात है कि सच्चा स्वराज, गांधी जी का मानना है कि सच्चा स्वराज तब आएगा जब कहीं भी सत्ता का दुरुपयोग होने पर सब लोग उसका विरोध करना सीख जाएंगे और इसके लिए उपयुक्त क्षमता प्राप्त कर लेंगे। अब गांधी जी का मानना है कि एक सच्चा स्वराज तब आएगा जब सभी लोग, अगर देखते हैं सभी लोग कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं पर कुछ कमियां हैं या सरकार कुछ गलत कर रही है, तो सब लोग जब उसका विरोध करना सीख जाएंगे तो वही एक सही या सच्चा स्वराज होगा। गांधी जी स्वराज की ऐसी अवधारणा के समर्थक थे जो व्यक्ति को समाज के दीन दुखी लोगों के उद्धार के लिए प्रेरित करती है। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही कम शॉर्ट में ही आपको एक बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, गांधी जी का ये जो स्वराज की अवधारणा है, स्वराज का ये जो विचार है, ये ऐसा विचार है जो व्यक्ति को समाज के दीन दुखी लोगों के उद्धार के लिए प्रेरित करता है। ये सभी व्यक्तियों को प्रेरित करता है या प्रोत्साहित करता है कि सभी व्यक्ति जो कमज़ोर लोग हैं उनके उत्थान में सहायक हों। जो भी कोई अमीर व्यक्ति है या जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो वो उस व्यक्ति की मदद करे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या जिसे ज़रूरत है। तो स्वराज का अर्थ ये भी है कि हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर हो, एक दूसरे की भलाई के लिए प्रेरित हो। ये भी स्वराज का ही अर्थ है गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में। व्यक्ति के स्तर पर स्वराज का अर्थ यह था कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम व्यक्ति के स्तर पर देखें स्वराज का क्या अर्थ था, तो व्यक्ति के स्तर पर स्वराज का अर्थ था कि व्यक्ति पर अपना उसका पूर्ण नियंत्रण हो, कोई बाहरी नियंत्रण या बाहरी कंट्रोल उसके ऊपर ना हो, बल्कि व्यक्ति मतलब किसी के दबाव में ना हो, उसका अपने ऊपर पूरी तरह कंट्रोल हो। जैसे कि व्यक्ति अपने आप को स्वयं एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन में बनाए रखें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्वराज के अर्थ को काफ़ी डिटेल में कवर किया।
आपने यहाँ पर जितनी भी बातें समझी ये सारी की सारी स्वराज के साथ जुड़ी हुई है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता को लेकर क्या बातें कही, तो आप यहाँ पे स्वराज की ही सारी बातें वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। स्वराज का अर्थ बहुत ज़्यादा विस्तृत गांधी जी के द्वारा बताया गया है, हमने इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अब स्वराज के साथ ही कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि स्वराज तभी प्राप्त होगा जब व्यक्ति सत्य व अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। इसीलिए अभी हमें सत्य और अहिंसा को भी समझना है। ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। गांधी जी ने स्वराज के उद्देश्य को सत्य व अहिंसा के माध्यम से प्राप्त करने पर बल दिया है। गांधी जी का मानना था कि मानव के प्रत्येक पहलू में सत्य व अहिंसा को शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि स्वराज्य तब ही आ सकता है जब हम सभी मिलकर इसे प्राप्त करें और सत्य व अहिंसा के इस ओर काम करें। देखिए दोस्तों, गांधी जी का मानना है कि स्वराज को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सभी लोग मिलकर सत्य व अहिंसा के रास्ते पर चलें। और ऐसा हुआ भी। भारत में स्वतंत्रता जो मिली वो किस रास्ते से मिली? हालांकि बहुत क्रांतिकारियों का भी योगदान था, उसको हम नकार नहीं सकते। हम सुभाष चंद्र बोस जी के कार्यों को नकार नहीं सकते। हम भगत सिंह तथा अन्य जो क्रांतिकारी थे उनके कार्यों को हम नकार नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था अहिंसा के आधार पर, उसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान था, जिससे पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजी शासन का विरोध करने में समर्थ हुआ था। तो इनका यही विचार है कि सत्य व अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब समझ रहे हैं ना, लड़ाई झगड़े के बिना शांतिपूर्वक ढंग से हमें सरकार पर दबाव बनाना है। हम सरकार की बातों को नहीं मानेंगे, हम सरकार का विरोध करेंगे बिना हथियार उठाए। गांधी जी का मानना था कि स्वाधीनता के लक्ष्य को हिंसा के माध्यम से प्राप्त करने वाले आधुनिक सभ्यता के समर्थक थे। गांधी जी का मानना था कि स्वाधीनता के लक्ष्य को हिंसा के माध्यम से प्राप्त करने वाले आधुनिक सभ्यता के समर्थक हैं। भारतीय स्वाधीनता के उद्देश्य को हिंसा के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वराज को केवल निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो गांधी जी का स्पष्ट तौर पर यही मानना था कि जो लोग हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, जो हिंसा के बल पर स्वाधीनता आज़ादी को चाहते हैं, वो आधुनिक सभ्यता के समर्थक हैं। वो मॉडर्निटी के दम पर वो हिंसा का सहारा लेकर स्वाधीनता चाहते हैं, लेकिन जो भारतीय स्वाधीनता है उसको हम हिंसा के माध्यम से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये गांधी जी का मानना था। स्वराज को केवल हम एक निष्क्रिय, एक ऐसा प्रतिरोध किया जाए जो बिना हथियारों के हो, और उसी के द्वारा हम स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये सारी बातें थी। देखो दोस्तों, स्वराज का मतलब बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि स्वराज का मतलब आप स्वराज का मतलब स्वतंत्रता ले सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने इसी स्वतंत्रता को, इसी स्वराज को काफ़ी डिटेल में और भी सारी चीज़ें स्वराज के साथ जोड़ दी हैं। जैसे कि मान लो आपको आज़ादी मिल गई, लेकिन गांधी जी ने कहा कि आज़ादी तो आपको, स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन स्वराज में क्या शामिल है कि स्वराज में स्वतंत्रता मिलने के साथ ही हर एक व्यक्ति का भला हो, समाज में भेदभाव ना हो, ये भी स्वराज है। नैतिक भावना हो व्यक्ति के अंदर, ये भी स्वराज का ही एक हिस्सा है। आत्म अनुशासन हो व्यक्ति में, तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आगे बात कर रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, स्वराज के अंतर्गत ही आपको कई सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे कि अभी यहाँ पर गांधी जी ने राजनीति और नैतिकता के ऊपर अपने कुछ विचार दिए हैं, अभी हम इसको समझते हैं। सारी बातें आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हो रही हैं। अब हम बात करते हैं राजनीति और नैतिकता परस्पर संबंध क्या था, इसको समझ लेते हैं। प्रसिद्ध इतालवी मतलब इटली का, ठीक है। प्रसिद्ध इतालवी विचारक निकोलो मैकियावेली के विपरीत गांधी जी ने राजनीति को नैतिकता के साथ जोड़कर देखा। गांधी जी ने राजनीति को आध्यात्मिक आधार देकर उसे स्वच्छ रखने का समर्थन किया। आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक, ये तीनों शब्द अभिव्यक्तियां गांधी जी के लिए एक ही भाव व्यक्त करते थे। तीनों होगा यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों जो वर्ड हैं, उन तीनों का जो अर्थ है गांधी जी के लिए एक ही, इन तीनों का अर्थ सेम था। अब यहाँ पर आप थोड़ा यहाँ पे बात को समझिए, क्या बात है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ अच्छे से। देखो दोस्तों, क्या था कि जो राजनीति है उसको नैतिक भावना से दूर रखने की बात की थी एक विचारक है मैकियावेली, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। तो जो मैकियावेली एक विचारक है, जो यूरोप का एक विचारक था, इटली से संबंध था इसका। तो इसने कहा
कि राजनीति और नैतिकता को हम दूर रख सकते हैं, एक दूसरे को अलग अलग रख सकते हैं। जैसे कि कभी कभी मान लो राजा को कोई ऐसा कार्य करना पड़ता हो जो अनैतिक हो, तो राजा को कर देना चाहिए राज्य की सुरक्षा के लिए। ये मानना था मैकियावेली का। ठीक है, मैकियावेली ने कहा कि देखो, नैतिकता का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। नैतिकता का मतलब होता है दया की भावना, एक सत्य की भावना, सच्चाई पर चलते हुए अपने वादों को पूरा करना, ये नैतिकता की भावना है। नैतिकता की भावना हमेशा आपको कहेगी जो सही है वही चीज़ आप करिए। एक दया की भावना भी होती है, कई बार माफ़ करने की जो नीति है वो भी नैतिकता में आ जाती है। तो जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो नैतिकता होता है, वो सब कुछ नैतिकता होता है। ठीक है, मोरल वैल्यूज़ वो होती हैं, एथिक्स होता है। अब मैकियावेली ने कहा था अपनी किताब में, मैकियावेली ने कहा था कि अगर राजा को ज़रूरत पड़े तो उसे ऐसे कानून भी बनाने चाहिए जो नैतिकता से परे हों, नैतिकता से वो दूर हों। तब भी अगर राज्य की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है राजा के लिए कि वो नैतिकता से दूर हटकर भी अपना कार्य करे, तो कर दे, उसे बिना सोचे समझे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए नैतिकता से दूर भी रहना चाहिए। ये मैकियावेली ने कहा था। इसके अलावा मैकियावेली ने तो ये भी कहा था कि राजा को ढोंग करना चाहिए अच्छा दिखने का, और राजा को अपने राज्य की, अपने देश की सुरक्षा के लिए हर वो काम करना चाहिए जो आवश्यक हो, भले ही वो अनैतिक क्यों ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैकियावेली ने कही थी। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, राजनीति को हम नैतिकता से अलग नहीं कर सकते, या नैतिकता को हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते। राजनीति के साथ, पॉलिटिक्स के साथ नैतिक भावना हमेशा जुड़ी हुई होनी चाहिए और जुड़ी रहती है। ऐसा गांधी जी का विचार था। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमें हमेशा ही राजनीति के साथ नैतिकता को जोड़कर ही देखना होगा। नैतिकता को हमें राजनीति से हमेशा जोड़े रखना होगा ताकि एक सही राजनीति हो सके। सिंपल सी बात है, गांधी जी अहिंसा और सत्य के समर्थक थे, तो उन्होंने ऐसी बातें कही, और इसी के चलते उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिक आधार दिया, जिससे कि एक स्वच्छ राजनीति विकसित हो सके। तो यहाँ पे आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी आगे कहते हैं कि जो राजनीति धर्म से विहीन है वह मृत्यु जाल के तुल्य है और आत्मा को पतन के गर्भ में धकेलती है। दूसरे शब्दों में वे नीति शास्त्र को और राजनीति और अर्थशास्त्र से भी ऊंचा स्थान देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा धर्म क्या है, यहाँ पर धार्मिक क्या है, नैतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है। इन सभी का जो अर्थ है गांधी जी के लिए वो है कर्तव्य, वो है नैतिक भावना। ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने कहा कि राजनीति को धर्म से हम अलग नहीं कर सकते। देखो, भारत में क्या था कि भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और राजनीति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। जुड़े हुए होने का मतलब है कि उस समय धर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य हुआ करता था। धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और फिर ऐसी आपस में लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। धर्म का मतलब प्राचीन काल में ही भारत के नैतिक भावना थी, कर्तव्य की भावना थी। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक राजा का कर्तव्य था या धर्म था राजा का कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, तो कर्तव्य का ही एक रूप था धर्म। तो एक नैतिक भावना थी ये पहले, और गांधी जी ने भी इसी का समर्थन करते हुए कहा कि हम राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर सकते, या धर्म को हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते, नैतिक भावना को हम अलग नहीं कर सकते, जैसा कि मैकियावेली ने करा था। तो ये इस तरह गांधी जी ने नीति शास्त्र को, जो नैतिक भावना है, जो एथिक्स हैं, उसको राजनीति और अर्थशास्त्र से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे सबके श्रम की बात। सबके श्रम की बात होगा यहाँ पे टॉपिक। अब यहाँ पर आप बात को समझिए। गांधी जी ने समस्त भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के स्थान पर आवश्यकताओं को संयत करने पर बल दिया। उन्होंने शरीर श्रम को विशेष महत्व दिया। उनका विचार था कि प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को अपने सामान्य कामकाज के साथ स्वयं शरीर श्रम करना चाहिए ताकि वह जितनी भौतिक वस्तुओं का उपभोग करता है उनकी प्रतिपूर्ति हो जाए। इससे सबकी भोजन, वस्त्र और आवास की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तो होगी ही, साथ ही श्रम की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और बौद्धिक कार्य करने वालों का स्तर नहीं गिरेगा बल्कि उन्नत होगा। जब सभी श्रमशील होंगे तो सामाजिक विषमता समाप्त हो जाएगी और वर्गहीन समाज की स्थापना संभव हो सकेगी। अब यहाँ पर बात को समझिए। गांधी जी ने सभी लोगों के श्रम पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी को अपना शारीरिक श्रम जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने कहा कि सभी लोगों को अपना शारीरिक श्रम करना चाहिए।
दोस्तों पहले जो शारीरिक श्रम था इसको बहुत ही निंदनीय रूप में देखा जाता था, इसकी निंदा की जाती थी। जैसे कि जो शारीरिक श्रम था वो काम था शूद्रों का या वैश्यों का, मतलब निचली जातियों को ही ये शारीरिक श्रम से संबंधित काम सौंप दिए गए थे भारतीय समाज में। तो इस तरह से जो शारीरिक श्रम था, जो लेबर का जो ये काम था, मजदूरी करना या किसी भी तरह का जो जिसमें शरीर का प्रयोग हो, ऐसा कोई भी काम करना, तो इसमें नॉर्मली इसे बेकार भावना से देखा जाता था, इसकी प्रतिष्ठा बिल्कुल भी समाज में नहीं थी। इसे निम्न लोगों का काम समझा जाता था, ठीक है? इसी कारण से गांधी जी ने कहा कि सभी लोगों को शारीरिक श्रम करना चाहिए, जिससे कि श्रम की प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो लोग श्रम का कार्य करते हैं, वो बौद्धिक कार्य नहीं कर पाएँगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अगर सभी लोग शारीरिक श्रम करेंगे, तो उनकी अपनी-अपनी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएँगी सभी लोगों की। कोई आलसी व्यक्ति भी नहीं होगा और कोई बैठकर खाने वाला व्यक्ति भी नहीं होगा। सभी लोग अपनी-अपनी ज़रूरतें आराम से पूरी कर लेंगे। साथ में श्रम की जो है प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। और एक चीज़ और भी है, साथ में श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही बौद्धिक कार्य का स्तर भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सभी लोग अपना-अपना काम करेंगे या सभी लोग काम करने को तैयार होंगे, चाहे वो अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे वो ब्राह्मण हों, चाहे वो शूद्र हों, तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों की बुद्धि का विकास ही होगा, बुद्धि कमज़ोर नहीं होगी। इसके साथ ही सबके श्रम की बात इन्होंने इसलिए भी कही गांधी जी ने, ताकि अगर सभी लोग अपना-अपना श्रम करते हैं, श्रम करने को तैयार रहते हैं, श्रम का मतलब मज़दूरी ही नहीं होता, जो भी अपने कार्य हैं उनको करने के लिए तैयार होते हैं, तो इससे जो वर्ग है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि भारत में वर्ण व्यवस्था थी या अमीर या गरीब के रूप में लोग बँटे हुए थे, तो ये सारे जो वर्ग हैं वो ख़त्म हो जाएँगे और सभी एक बराबरी की स्थिति पर रहेंगे। मतलब जो ऊँच-नीच की ये जो भावना है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए गांधी जी ने सभी के शारीरिक श्रम पर बल दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं राज्य रहित समाज व विकेंद्रीकरण। इस पर गांधी जी के क्या विचार हैं, इसको समझ लो। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि गांधी जी एक एक ऐसे स्टेट की बात करते हैं जो कि एक ऐसा स्टेट की बात करते हैं जहाँ पर कोई स्टेट सरकार हो ही ना। ऐसे राज्य की बात गांधी जी करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा। अराजकतावादियों की भांति गांधी जी भी एक राज्य रहित, एक बिना किसी राज्य के समाज के पक्षधर थे। वह राज्य के विरोध में थे। उनके अनुसार राज्य हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के पास आत्मा है, परंतु वही राज्य एक आत्मा रहित मशीन की तरह है। एक आदर्श समाज में व्यक्ति ही अपने आप में एक कानून होता है। यहाँ राज्य और राज्य के बने कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे मैं थोड़ा रीड करके आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा अच्छे से। गांधी जी यह भली भांति जानते थे कि एक आदर्श समाज को एकदम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा। उन्हें ऐसा विश्वास था कि ऐसी संभावना है कि गैर हिंसात्मक समाज बन सके और उसके लिए वह काम कर रहे थे। हालांकि गांधी जी राज्य को हिंसा का साधन मानते थे, परंतु वह यह भी मानते थे कि राज्य बहुत लंबे समय से उपस्थित है, इसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक अहिंसक राज्य का निर्माण किया जा सकता है। अब इसको समझिए दोस्तों थोड़ा सा। देखो, गांधी जी ने तो राज्य की बात भी नहीं की सही से, अगर बात करें तो उन्होंने एक समाज के ऊपर ज़्यादा बल दिया। गांधी जी ने सदा ही कहा कि समाज में सभी लोगों को शारीरिक श्रम करना चाहिए और धीरे धीरे सभी लोग अपने स्वदेशी चीज़ों को ही पूरी तरह अपनाएं। जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनका उपयोग लोग तभी तक करें जब तक उनकी ज़रूरतें हैं, और धीरे धीरे कम से कम हो, जितना हो सके कोशिश करें कि वो मशीनों को अवॉइड करें और खुद हाथ से बनाकर या बिना किसी मशीन के सामान का प्रयोग करें। हाँ, एकदम से हटाया नहीं जा सकता मशीनों को, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि जो मशीनें अवेलेबल होंगी वो सभी के उपभोग के लिए होंगी। जो भी बड़ी-बड़ी मशीनें होंगी वो सभी के लिए होंगी, और नॉर्मली जो आधारभूत मशीनें हैं उनका प्रयोग होगा, लेकिन वो सभी की भलाई के लिए होगा। और जब ज़रूरत पड़ेगी धीरे-धीरे करके धीरे-धीरे समाज में ऐसा नियम लाया जाएगा जिससे कि मशीनें भी हटा ली जाएँगी और समाज फिर अच्छे से नॉर्मली अपने आप ही आत्मनिर्भर होकर रहेगा। ऐसा गांधी जी का नॉर्मली विचार था, ठीक है? अब इसे आप नेगेटिव सेंस में ना ले लें कि गांधी जी तो गाँव की बात कर रहे हैं, शहर को छोड़कर। ऐसा नहीं है, वो एक ऐसे जीवन की बात कर रहे हैं जिसमें लोगों को सुख शांति मिल सके। अब यहाँ पे बात समझिए, गांधी जी ने समाज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि जो है समाज है, समाज में जो व्यक्ति हैं वो अहिंसक हैं और आराम से वो शांति वगैरह बनाकर रह सकते हैं। अब यहाँ पे बात को समझिए
क्योंकि गांधी जी ने समाज पर फोकस किया, इसलिए उन्होंने एक राज्य पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, उन्होंने राज्य की बात भी नहीं की। मतलब इन्होंने कहा कि एक समाज बिना सरकार के भी रह सकता है, बिना एक स्टेट या बिना एक राज्य के भी रह सकता है। राज्य का मतलब पूरा का पूरा देश समझ सकते हो या सरकार समझ सकते हो, ठीक है। तो गांधी जी ने एक राज्य रहित, एक बिना सरकार के समाज की बात की है, इसीलिए उन्हें कई बार अराजकतावादी भी कहा जाता है। अराजकतावादियों का यही मानना है। जैसे उदारवादी हो गए, उसी तरह अराजकतावादी भी एक विचारधारा है जो मानती है कि जो राज्य, जो सरकार होती है वो हिंसा को बढ़ावा देती है। उसी तरह गांधी जी भी मानते थे कि जो राज्य है वो हिंसा को बढ़ावा देता है, इसीलिए राज्य के बिना ही एक समाज अच्छे से रह सकता है, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी कहते थे जो मनुष्य है वो, उसके पास अपनी आत्मा है, उसके पास अपनी सद्बुद्धि है, और उस बुद्धि का प्रयोग करके वो अपने आप को नियंत्रित करके एक डिसिप्लिन में रखते हुए मानव मूल्यों से भरा रहेगा वो, और सच्चाई की राह पर चलते हुए सुख शांति को बनाए रखेगा। दूसरी तरफ जो राज्य है वो एक मशीन की तरह है, उसकी उसमें सोचने समझने की कोई भावना नहीं है जिससे कि वो सही फैसला ले सके, ऐसा नॉर्मली गांधी जी का मानना रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी गांधी जी इतना ज़रूर मानते थे कि हम राज्य को अचानक से हटा नहीं सकते। इसीलिए गांधी जी ने कहा, क्योंकि देखो राज्य की जो, ये जो राज्य है वो एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, इसको हम हटा नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि राज्य को अहिंसक बना दिया जाए। जो सरकार होगी, जो पूरा का पूरा स्टेट है, उसको ऐसा बना दिया जाए कि उसमें लड़ाई झगड़े ना हो, वो किसी दूसरे से युद्ध वगैरह ना करे, युद्ध को बढ़ावा ना दे, पुलिस वगैरह की व्यवस्था में भी वो शांति प्रिय ढंग से सारे काम कराए जाएं, अहिंसा को बढ़ावा दिया जाए, जो हथियार वगैरह के द्वारा जो हिंसा होती है इसको हटाया जाए। तो एक गांधी जी ने एक अहिंसक राज्य की बात की, और ऐसे में भी उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर समझिए, ऐसे में भी उन्होंने विकेंद्रीकरण पर फोकस किया। गांधी जी का मानना था कि प्रशासन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण अहिंसक राज्य का मुख्य केंद्र बिंदु होगा। यह एक विकेंद्रीकृत समाज होगा जिसमें समानता जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त होगी। विकेंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में शक्ति को लाता है, लोगों के हाथ में शक्ति को लाता है, सॉरी, जो केंद्रीयकरण है वो केंद्रीयकरण लोगों, कुछ लोगों के हाथ में शक्ति को लाता है जिसमें शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण के साथ राज्य के कार्यों को धीरे धीरे कम किया जाएगा और स्वैच्छिक संघों को हस्तांतरित किया जाएगा। गांधी जी ने पंचायती राज को सच्चा लोकतंत्र माना जिसके माध्यम से स्वराज को निचले स्तर से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों गांधी जी ने, क्योंकि वो एक राज्य पर इतना फोकस करते नहीं, वो कहते हैं समाज में जो व्यक्ति है वो आत्म अनुशासन में रह सकता है, उसके अंदर ऐसी भावना है कि वो कानून को नहीं तोड़ेगा, वो अहिंसा के और सत्य के रास्ते पर चलेगा, उसे धीरे धीरे ऐसे माहौल दिया जाएगा, और जो मनुष्य होंगे वो राज्य की स्थिति से थोड़ा हट कर भी अपने समाज में अच्छे से रह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने विकेंद्रीकरण पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि जो हम राज्य बनाएंगे, मान लो हमने पूरा भारत ही बनाया, तो भारत में जो हम राज्य होगा उसमें हम केंद्रीकरण से ज़्यादा विकेंद्रीकरण पर बल देंगे। विकेंद्रीकरण को गांधी जी ने ज़्यादा बढ़ावा दिया। विकेंद्रीकरण का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र सरकार की शक्तियों को जो राज्य सरकार होती है और जो निचली सरकार होती है, पंचायती राज हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, नगर पालिका हो गई, इसको सौंप दिया जाता है। तो गांधी जी ने इसीलिए पंचायती राज को सच्चा लोकतंत्र कहा, क्योंकि पंचायती राज सबसे निचली सरकार होती है जहां पर नागरिक साफ तौर पर पंचायती राज में अपने शासन को देखते हैं। गांव के नागरिक डायरेक्टली पंचायत में बैठते हैं, उठते बैठते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, कुछ व्यक्ति। तो जो विकेंद्रीकरण है इसको गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया, इस पर गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा बल दिया, और इसी कारण से हम देखते हैं कि आगे चलकर गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर पंचायती राज को भारत में स्थापित किया गया था। हालांकि अंबेडकर जी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के भाग 4 जहाँ तक मुझे याद है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में शामिल करने में अंबेडकर जी का भी एक बड़ा योगदान रहा था। तो इस तरह हमने समझा कि गांधी जी एक राज्य रहित समाज की बात करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज पर ही ज़्यादा फोकस किया है, सरकार से ज़्यादा। एक ऐसा समाज जहाँ पर लोग अच्छे से रहें, और विकेंद्रीकरण पर उन्होंने बल दिया। एक राज्य होगा, एक सरकार होगी, उसमें ज़्यादातर शक्तियाँ निचले जो स्तर की सरकारें हैं उनके पास रहें, ताकि नागरिक सच्चे रूप में अपनी स्वतंत्रता, अपने लोकतंत्र का फ़ायदा उठाकर अपने इच्छाओं को सामने रख सकें। तो उन्होंने विकेंद्रीकरण पर ज़्यादा बल दिया, डिसेंट्रलाइजेशन पर ज़्यादा बल दिया।
अब यहाँ पर आपको आपके सिलेबस में थोड़ा सा बात करना है सामाजिक कल्याण व मानववाद की, मानवतावाद। देखो दोस्तों, यहाँ पे अभी आप डिटेल में इसको मत समझो, आपको ऑलरेडी समझा ही दिया गया है, इतने टॉपिक्स में मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया। स्वराज जब मैंने आपको पढ़ाया तो डायरेक्टली स्वराज, वैसे तो स्वराज से ही सारे संबंधित यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे स्वराज से ही संबंधित हैं, लेकिन फिर भी अभी हम स्वराज को स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको साफ तौर पर कहा था कि गांधी जी का ऐसा मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए तत्पर हो, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करे, यही स्वराज है। तो ये सामाजिक कल्याण को दर्शाता है, ये मानववाद को दर्शाता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हेल्प करे, गरीबी वगैरह ना रहने दे, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा है वो दूसरों की सहायता करे। ठीक है, तो यही है सामाजिक कल्याण और मानवतावाद। गांधी जी ने चाहे सरकार हो चाहे लोग हों उनसे अपील की कि वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दें। और मानवतावाद, किसी भी मनुष्य के साथ जानवरों की तरह व्यवहार ना करें, मानव को मानव की तरह समझें और मानवतावाद दया की भावना को दिखाएं। यही था ये टॉपिक, मैंने आपको हल्का हल्का समझा दिया, इतना इनफ है। अगर इससे क्वेश्चन वैसे तो आएगा नहीं, क्वेश्चन अगर आ भी जाएगा तभी आप बनाकर कर देंगे। जितनी बातें आपको ऊपर से यहाँ तक समझाई गई, इसमें गांधी जी कल्याण की ही बात कर रहे हैं, मानवतावाद की ही बात कर रहे हैं। अब हम स्पेशली बात करते हैं आर्थिक समानता की। आर्थिक समानता सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई है। आर्थिक समानता क्या है इसको समझिए। आर्थिक समानता आप समझ रहे हैं, पैसे से संबंधित समानता। गांधी जी ने कभी भी अर्थशास्त्र और नैतिकता के बीच अंतर को नहीं देखा है। उनका मानना है था कि जो आर्थिक नीतियां व्यक्ति, समुदाय और समाज, देश या एक राष्ट्र के लिए हानिकारक थी वह आवश्यक रूप से अनैतिक और गलत हैं। देखिए दोस्तों, गांधी जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने अर्थशास्त्र और नैतिक शास्त्र में ज़्यादा अंतर नहीं किया। इन्होंने नैतिकता को ही आर्थिक रूप से जोड़ा है, अर्थशास्त्र से जोड़ा है। गांधी जी के अनुसार आर्थिक समानता के उद्देश्य को ट्रस्टीशिप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके माध्यम से गरीबों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। गांधी जी का मानना था कि समाज में जो भी चीज़ें हैं वह किसी एक के लिए ही नहीं हैं बल्कि सभी के लिए हैं। सभी चीज़ें ईश्वर से संबंधित हैं, इसीलिए यह सभी के लिए हैं। यहाँ सभी को अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार है। गांधी जी यह मानते हैं, यहाँ पे अभी मैं समझाऊंगा आपको, थोड़ा पढ़ लूँ, आपको रीड करके बता दूँ। तो गांधी जी यह मानते थे कि अगर किसी के पास आवश्यकता से अधिक है तो उसे समाज के कल्याण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। उसे समाज के अन्य लोगों के हिस्से का ट्रस्टी माना जाना चाहिए। ट्रस्टीशिप व्यवस्था के माध्यम से अमीरों के स्तर को नीचे लाया जा सकता है व गरीबों के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। राज्य अगर समाज के ट्रस्टी एक संस्था के रूप में कार्य नहीं करता है तो गरीबों को राज्य के खिलाफ अहिंसात्मक, असहयोग, नागरिक अवज्ञा संघर्ष को संगठित किया जाना चाहिए। गांधी जी का मानना है कि अमीर लोगों के सहयोग के बगैर पूंजी का संचय नहीं कर सकते। जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों के सहयोग के बिना पूंजी का संचय नहीं कर सकते। यहाँ पे बात को समझिए। आर्थिक समानता के अंतर्गत गांधी जी का मानना है कि जो सरकार होगी, जो अमीर लोग होंगे वो ट्रस्टीशिप की तरह कार्य करेंगे, ट्रस्ट की तरह कार्य करेंगे जो लोगों का भला करे। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है तो वो उस पैसे से दूसरे उन लोगों की मदद करे जिनको उस पैसे की आवश्यकता है या जो गरीब लोगों को आवश्यकता है। तो ये भी यहाँ पे सामाजिक कल्याण की ही बात हो रही है। तो आर्थिक समानता लाने के लिए गांधी जी ने यही कहा है कि संसार में जितना कुछ है वो ईश्वर से संबंधित है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के पास अगर बहुत ज़्यादा है या किसी व्यक्ति के पास कम है तो ये जो संसाधन है वो तो ईश्वर ने दिए थे, उस पर आप किसी एक व्यक्ति का अधिकार इतना ज़्यादा हो गया है तो उसके पास अगर ज़्यादा है तो उसे वो सामाजिक कल्याण के रूप में उसका प्रयोग करें, जिससे कि गरीबी भी कम होगी। और बिना गरीबों के सहयोग से कोई व्यक्ति पूंजी भी कलेक्ट या पूंजी संचय भी नहीं कर सकता, इसलिए गरीबों का भी एक अहम योगदान है। तो गरीबों की सहायता के लिए सारे कार्य किए जाने चाहिए ताकि एक आर्थिक समानता समाज में लाई जा सके। इसके लिए गांधी जी ने कहा है कि अगर राज्य, जो सरकार है, वो एक कल्याणकारी राज्य की तरह कार्य नहीं करता, गरीबों की सहायता के लिए कार्य नहीं करता, तो नागरिकों को एक अहिंसात्मक, बिना किसी हिंसा के तहत एक आंदोलन शुरू कर देना चाहिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए ताकि सरकार उनकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए। तो यहाँ तक दोस्तों हमने काफ़ी बातें कर ली। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको
स्वराज का टॉपिक पढ़ना था, लेकिन स्वराज के टॉपिक के साथ कई सारी चीज़ें आपके लिए जुड़ी हुई थी, आपको पढ़नी थी और आपको सारी बातें पढ़ा दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर करके आएँगे स्वराज से संबंधित। कैसा भी क्वेश्चन बनेगा, इससे आउट ऑफ कुछ भी नहीं आएगा, जितना आपने पढ़ लिया उतना इनफ है। इसको आप थोड़ा एक बार वीडियो को और देख लिए, अगर आपको टाइम मिलता है तो एक बार आप वीडियो को देख लेना, और जिससे कि आपके माइंड में सारी बातें बैठ जाएँगी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।